Hello everyone, my name is Shadan Safi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहला यह है कि आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप अपने आप को कैसा डिफाइन करता है, ठीक है, या फिर सोसाइटी उस इंडिविजुअल या ग्रुप को कैसे डिफाइन करती है, ठीक है। अब आइडेंटिटी के कुछ सोर्स होंगे जो कि जेंडर हो सकता है, कोई मेल या फीमेल डिफाइन किया जा सकता है, नेशनलिटी हो सकती है, कोई इंडियन हो सकता है या अमेरिकन हो सकता है, इथनिसिटी हो सकती है, कोई साउथ एशियन हो सकता है या कोई अरब हो सकता है, सोशल क्लास हो सकती है, कोई कोई भी वर्किंग क्लास हो सकता है, ये मिडिल क्लास हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं केथ वुडवर्ड ने क्या कहा था। केथ वुडवर्ड ने कहा था कि आइडेंटिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो सिमिलैरिटीज़ के बेस पर आइडेंटिटीज़ डिफाइन होती हैं, एक दूसरा होता है डिफरेंसेस के बेस पे। सिमिलैरिटीज़ क्या कि आप अपने आप को किसी भी दूसरे मेंबर से, किसी भी ग्रुप के मेंबर से कैसे कैसे सिमिलर मानते हो, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, ताकि आप उस ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सको। दूसरा होता है डिफरेंसेस, जिस ग्रुप से आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया या फिर किसी और ग्रुप को, वो बाकी ग्रुप से कैसे अलग है, ठीक है, वो डिफरेंसेस का एस्पेक्ट हो जाएगा। केथ वुडवर्ड ने ये भी कहा कि आइडेंटिटी एक इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी होते हैं उसके, ठीक है। इंटरनल कैसे कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, एक्सटर्नल कैसे बाकी लोग मुझे किस तरह से डिफाइन करते हैं या देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिचर्ड जेनकिंस ने आइडेंटिटी के बारे में क्या कहा है। रिचर्ड जेनकिंस ने कहा है कि आइडेंटिटी में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी में दो एलिमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल यूनिक और कलेक्टिवली शेयर्ड, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिक जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, वो उसका एम्फेसिस होता है डिफरेंसेस पे कि कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से कैसे अलग है, ठीक है। और कलेक्टिवली शेयर्ड का एम्फेसिस होता है सिमिलैरिटीज़ में, कोई भी इंडिविजुअल किसी ग्रुप का पार्ट है तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स आपस में कैसे सिमिलर हैं सिमिलैरिटीज़ में, ठीक है। अब रिचर्ड जेनकिंस ने यह भी कहा था कि आइडेंटिटी जो फॉर्म होती हैं, बनती हैं, वो एक ऐसा एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में क्या है, कोई भी इंसान किसी सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ या उसके तौर तरीक़ों को सीखता है, उनको इंटरनलाइज करता है और उन पर अमल करता है, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट रिचर्ड जेनकिंस ने क्या कहा था कि प्राइमरी आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, जो जेंडर, किनशिप या इथनिसिटी के बेस पर डिफाइन होती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, रेजिलियंट टू चेंज होती हैं, बहुत मुश्किल से चेंज होंगी अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि आजकल जेंडर लोग चेंज कर लेते हैं कोई ऑपरेशन करवा के, ठीक है, वगैरह वगैरह, मगर जनरली क्या होती है, रेजिलियंट टू चेंज होती हैं। दूसरा कहा था सोशल आइडेंटिटीज़, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सोशल आइडेंटिटीज़ के बारे में, यहाँ पर अभी देख लेते हैं क्या है। सोशल आइडेंटिटीज़ are formed and stabilized in a dialectical relationship between internal and external factors। इसका यानी कि सोशल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो बनती हैं, ठीक है, और स्टेबलाइज की जाती हैं कैसे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं सोशल आइडेंटिटीज़ को बनाने में, कि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में कैसा सोचते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं कि बाकी लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से परसीव कर रहे हैं। इन दोनों का मिला जुला मिक्सचर ही एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करता है किसी की भी, ठीक है। अब देखो, सोशल आइडेंटिटी जो होती है वो पावर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। जैसे कि पुअर पीपल्स अगर अपने आप को अंडर क्लास में आइडेंटिफाई ना भी करवाना चाहे तो उनके पास कोई पावर नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि जो पावरफुल पीपल हैं अपर क्लास के, उन्होंने पुअर पीपल को अंडर क्लास में आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। यानी कि इससे पता चला कि सोशल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पावर डायनेमिक्स या पावर रिलेशन से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितने तरह की होती हैं। पहला है पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, किसी भी पर्सन का यूनिक सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को किस तरह से देख रहा है, वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी, बिलीफ या वैल्यूज उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि मैं एक ऑनेस्ट और केयरिंग पर्सन हूँ, ये मैंने खुद को अपने आप को एक ऑनेस्ट पर्सन आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, या केयरिंग पर्सन आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें जो पर्सनल आइडेंटिटी है, इसमें उसका नाम भी आ जाता है, बर्थ प्लेस भी आ जाती है, या फिर उसकी कोई भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी इंडिविजुअल की, जो उसको बाकी इंडिविजुअल से अलग करती हैं, वो भी आ जाती हैं। दूसरा आता है सोशल आइडेंटिटी।
सोशल आइडेंटिटी ग्रुप मेंबरशिप से डिराइव होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी रेस, कोई किसी भी इंसान पार्टिकुलर रेस को बिलोंग कर सकता है, पार्टिकुलर क्लास ग्रुप क्लास को बिलोंग कर सकता है, जेंडर को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, मैं एक वर्किंग क्लास मेल हूँ, ये मेरी वर्किंग क्लास मेल क्या है, सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब सोशल आइडेंटिटी जो होती है वो शेप करती है हाउ हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू, सोसाइटी आपको किस तरह से ट्रीट करेगी वो डिपेंड करता है कि आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है। सोसाइटी मेल को किसी अलग तरह से ट्रीट करेगी, फीमेल को अलग तरह से ट्रीट करेगी, ठीक है। वर्किंग क्लास को अलग तरह से ट्रीट करेगी, अपर क्लास को अलग तरह से ट्रीट करेगी। अब देखो एथनिसिटी के बेस पे अगर आप आइडेंटिटी डिफाइन करो, या नेशनैलिटी के, कल्चर के, रिलीजन के बेस पे, वो सब सोशल आइडेंटिटी का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने आप को साउथ एशियन का हूँ, इंडियन का हूँ, ठीक है। ये सब क्या है, सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है। अब तीसरा आता है रोल आइडेंटिटी। अब रोल आइडेंटिटी जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि वो, जैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी रोल को प्ले करता है, ठीक है, उसके रोल को प्ले करने की वजह से जो उसको आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है उसको रोल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में, दिस हाईलाइट्स हाउ सोशल रोल्स सच एज बीइंग अ स्टूडेंट, पेरेंट और एम्प्लॉय शेप्स एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द अदर्स। कोई भी रोल प्लेइंग की वजह से उसका सेंस ऑफ सेल्फ कैसे शेप होता है, और उस रोल प्लेइंग की वजह से अदर्स उसको कैसे देखते हैं, वो उसकी रोल आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है। ये बना उसको रोल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पेरेंट है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अपने बच्चों की वो केयर करे, उनको फीड करे, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको नर्चर करे, ठीक है, उनकी वेलबींग की इंश्योरिटी दे कि वो उनको उनका वो ख्याल रखेगा अपने चिल्ड्रंस का। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ देखो, अब इस उसके पेरेंट्स की जो आइडेंटिटी थी, वो उस पेरेंट्स का रोल प्ले करने की वजह से उसकी आइडेंटिटी क्या उभर कर आई, केयर गिवर की आइडेंटिटी उभर कर आई, ठीक है। अब सोसाइटी जो है उसको एज ए केयर गिवर की आइडेंटिटी से ही उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, उसको परसीव करेगी, ठीक है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए कि एज ए केयर गिवर मुझे क्या करना चाहिए अपने चिल्ड्रन के साथ, वो उसके पास जाएगी और उससे सीखेगी गाइडेंस, ठीक है। और वो खुद को भी एज ए केयर गिवर आइडेंटिफाई करने लगेगा क्योंकि वो केयर गिवर का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक टेबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिफाई, पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है वो व्हाट मेक्स मी यूनिक, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वाइट पर्सन हूँ जो पेंटिंग करना पसंद करता है, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, वो इनर सेल्फ के बारे में होती है। सोशल आइडेंटिटी, मैं सोसाइटी में कहाँ बिलोंग कर रहा हूँ, जैसे मैं एक इंडियन हूँ या मुस्लिम हूँ, ठीक है, ये मेरी सोशल आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। वो उसके ग्रुप को या कैटेगरीज को उससे रिलेट करती है सोशल आइडेंटिटी। रोल, मैं डेली डेली लाइफ में अपनी क्या रोल प्ले करता हूँ, ठीक है। एज ए टीचर मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ, मैं एज ए फादर मैं केयर करता हूँ अपने किड्स के, ठीक है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पर डिफाइन होती है रोल आइडेंटिटी। हम्म। अब आते हैं हम पर्सपेक्टिव्स आइडेंटिटीज पे। पहला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। देखो नाम से हमें पता चल रहा है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में हमेशा क्या होगा, लोग, ये इसमें पढ़ेंगे हम इंटरेक्शन के बारे में, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है सिंबल्स के बेसिस पे, ठीक है। वो सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, क्लोथ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो सिंबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आइडेंटिटी फॉर्म या बनाई जाती है डेली इंटरेक्शन के बेसिस पर, ठीक है, या फिर शेयर्ड मीनिंग के बेसिस पर। लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लैंग्वेज शेयर करते हैं, साइन सिंबल्स क्लोथ्स वगैरह को पहचानते हैं, ठीक है, लैंग्वेज से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बेसिस पर ही किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्रिएट होती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कहा कि आइडेंटिटी किसी की भी पावर स्ट्रगल या इनइक्वालिटी से शेप की जाती है, ठीक है? जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो एक लेबल इम्पोज कर देता है ताकि उनका प्रिविलेज बना रहे, और वो लोगों को, और वो डोमिनेंट ग्रुप बाकी जो ऑपरेसिव ग्रुप हैं उनको ऑपरेस कर सके। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी इंसान अपने आप को
वर्किंग क्लास की कैटेगरी में आता है वो, ठीक है। वो चाहता है कि वर्किंग क्लास की कैटेगरी में वो ना आए, बल्कि वो अपर क्लास की कैटेगरी में आए। तो ऐसा उसको आइडेंटिफाई करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो अपर क्लास है, जिनके पास पावर है, ठीक है, और इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में क्रिएट कर दी गई है, वो उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास में ही आइडेंटिफाई करवाती है, और बहुत ही कम एवेन्यू अवेलेबल हैं जिससे वो अपना अपना आइडेंटिफिकेशन चेंज कर पाए, ठीक है। अब आते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में, जिसमें हमें बताया जाता है कि आइडेंटिटी हेल्प्स मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी थ्रू रोल्स एंड नॉर्म्स। अब देखो, सोसाइटी में कुछ रोल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको इंसान रोल को प्ले करता है और नॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब उसके बेसिस पर, रोल्स के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर इंसान को कोई आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी जो उसको मिल रही है और वो रोल्स और नॉर्म्स भी प्ले कर रहा है, तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने कहा ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें एक सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी पैदा करती हैं, ताकि सोसाइटी एक हेल्दी वे में फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो इनका फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में सिर्फ सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी के बारे में ही होगा जहां पे इसका नाम आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी हेल्प्स मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। अब आते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है कि उन्होंने कहा कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जेंडर आइडेंटिटी क्या कि, और वो अनइक्वल है। पैट्रियार्ची जो है वो एनफोर्स करती है अनइक्वल एक्सपेक्टेशन मैन और वुमेन्स के थ्रू। कोई मैन है, अगर कोई मैन है एक सोसाइटी में, किसी को मैन, सोसाइटी ने एज अ मैन आइडेंटिफाई किया है, तो उसके उससे जुड़े हुए कुछ रोल्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं वुमेन्स के रोल्स पे, ठीक है। मान लो पैट्रियार्की ने कहा कि वुमेन्स जो है वो घर का काम करेंगी और मेंस जो है वो बाहर जाके कमा कर लाएंगे, ठीक है। तो उस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने कहा कि जो जेंडर आइडेंटिटी तुमने बना दी कि वुमेन्स का रोल क्या होगा, वो किसको, वुमेन्स को अपने आप को एक हाउसवाइफ आइडेंटिफाई करना है, सोसाइटी ने उसको हाउसवाइफ आइडेंटिफाई किया, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। और ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ वुमेन और मैन का, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। समझ गए? अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हमें बताया जाता है कि आइडेंटिटी जो होती है वो फ्लूइड होती है, फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, या फिर चेंज की जा सकती है। और उसका आइडेंटिटी जो है वो शेप हो जाती है कंज्यूमर कल्चर से। वो कैसे? अब कोई भी इंसान अगर आईफोन यूज़र है या एंड्रॉयड यूज़र है, तो आईफोन यूज़र अपने आप को एक हाई क्लास लोगों में आइडेंटिफाई करने लगेगा, ठीक है। वो अपने जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने आईफोन यूज़ करने की वजह से चाहेगा कि लोग मुझे एक हाई क्लास में आइडेंटिफाई करें, ठीक है, अपर क्लास में आइडेंटिफाई करें, ठीक है, या फिर एक डिफरेंट क्लास में आइडेंटिफाई करें एज कंपेरिजन टू एंड्रॉयड यूज़र। या फिर हम क्लोथिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। वो जो ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं उनको पहनेगा, ठीक है, ट्रेंडिंग शूज़ पहनेगा, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल रखेगा, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज हो सकते हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि लोगों के मल्टीपल, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती हैं। जैसे कोई इंसान है, उसकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो अलग है, जबकि उसकी ऑफलाइन आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लोगों की देखते भी होंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन अपने आप को अलग तरह से आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, सोसाइटी उनको अलग तरह से आइडेंटिफाई करे, ठीक है। वो उसी तरह से अपना कंटेंट वहाँ पर अपलोड करते हैं, मगर जबकि वो रियल लाइफ में एक अलग ही इंसान होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग हो सकती है। दूसरा आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज में। सबसे पहला है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उन्होंने आइडेंटिटी थ्रू अदर्स परसेप्शन, उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी जो है, देखो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा होगा कि आइडेंटिटी जो है वो सोशल इंट्रैक्शन से बनती है, ठीक है, जहाँ पर इंडिविजुअल कुछ सिंबल्स की मदद से दूसरे के एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करता है। इसका एक एग्जांपल अभी हम नीचे देखेंगे, जैसे कि टेकिंग द रोल ऑफ द अदर। वो एक रोल, किसी वो
जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, पीपल इमेजिन हाउ दे आर परसीव्ड बाय द अदर्स, टेकिंग द रोल ऑफ द अदर का मतलब है कि पीपल इमेजिन करते हैं कि लोग उनको कैसा परसीव करेंगे। जैसे कि हम कोई जॉब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयर जो हमें हायर करने वाला होगा, हम परसीव करेंगे कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहता है। जैसे कि हम फॉर्मल क्लॉथ्स पहन कर जाएंगे, हमारी लैंग्वेज और हमारा हमारा जो हेयर स्टाइल होगा वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होगा, ताकि हम उस जॉब को पा सकें, ताकि हम उसको जो एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई करना चाहता था हमारे थ्रू, वो हम उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएँ। ठीक है। अब तीसरा है सेल्फ डेवलपमेंट। दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी थी, आई एंड मी। देखो इनके बारे में हम मीड के बारे में बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं हम उसको, आई एंड मी। ठीक है। आई क्या है, मेरा स्पॉन्टेनियस सेल्फ, जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है। मी क्या है, सोशलाइज्ड सेल्फ, जो सोसाइटी की वजह से मेरा सेल्फ क्रिएट हुआ है। ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनके इंटरेक्शन से ही आइडेंटिटी इमर्ज होती है किसी भी इंसान की। ठीक है, समझ गए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आई है, यानी कि मेरा जो पर्सनल इम्पल्स है, जो मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा मे है, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी क्या क्या चाहती है मेरे से, इनके इंट्रैक्शन से ही आइडेंटिटी डेवलप होती है। अब आते हैं एर्विन गॉफमैन के बारे में। एर्विन गॉफमैन ने ड्रामाटर्जिकल थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी सोशल लाइफ होती है लोगों को, वो एक थिएटर की तरह होती है। ठीक है। जहाँ पर लोग अलग अलग रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, फ्रंट स्टेज में और बैक स्टेज में। फ्रंट स्टेज का मतलब क्या है, पब्लिक में क्या वो कैसे वो रोल प्ले कर रहे हैं। बैक स्टेज यानी कि उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ में वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि एक टीचर है, वो फ्रंट स्टेज उसके लिए क्या है, क्लासरूम उसके लिए फ्रंट स्टेज है, वहाँ पर वो एज अ टीचर का रोल प्ले करेगा, अपने आप को एज अ टीचर आइडेंटिफाई करेगा। बैक स्टेज क्या है, प्राइवेट सेल्फ है, वो अपने घर पर होगा, वो आराम कर रहा होगा, अपने आप को क्या एक सन है, अपने आप को सन या हस्बैंड आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ठीक है। या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, घर पर वो आर्ट बना रहा होगा। ठीक है। अब गॉफमैन ने कहा था कि एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट लोग कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो कैसे परसीव किए जाएं सोसाइटी में। ठीक है। जैसे कि अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है या फिर कोई टीचर है, तो वो ऐसे कैजुअल ड्रेसिंग में नहीं जाएगा क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, वो एक फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर एक प्रोफेशनल वे में क्लासरूम में एंटर होगा पढ़ाने के लिए, ताकि उसका इंप्रेशन जो है वो बना रहे। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अपने अपने आप को एक पार्टिकुलर रोल में लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से उनकी एक आइडेंटिटीज डेवलप हो जाती है। ठीक है। कोई वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे हमने रोल आइडेंटिटीज में पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी रोल हम प्ले करते हैं, तो उस रोल प्लेइंग की वजह से हम वो अपने आप को उस रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वही सेम चीज़ एर्विन गॉफमैन ने कही थी। अब उस रोल प्लेइंग की वजह से लोग एक आइडेंटिटीज डेवलप कर लेते हैं। तीसरा आता है सिगमंड फ्रूड ने कहा था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किसी के, ठीक है, स्पेशली रिप्रेस्ड सेक्सुअल या एग्रेसिव अर्जेस जो होती हैं, वो अनकॉन्शियसली किसी भी इंसान की आइडेंटिटी को या फिर एडल्ट की आइडेंटिटी को शेप कर रही होती हैं। ठीक है। अगर मान लो बचपन में उसके घर में पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, तो उसके अंदर एडल्ट बनने के बाद उसकी आइडेंटिटी में एक फियर ऑफ अथॉरिटी एम्बेड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है। दूसरा था क्या, एक आइडेंटिटी जो होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से शेप होती रहती है। ठीक है। इसका मतलब है कि कॉपिंग स्ट्रेटेजीज क्या, यानी कि उसके जो अपने पर्सनल डिजायर्स हैं, जिसको ईड का नाम दिया था, और सोसाइटल नॉन सुपर हीरो, इनके इंटरप्ले से किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी शेप होती है। ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब आते हैं केथ वुडवर्ड के बारे में। इन्होंने क्या फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है कि इंडिविजुअल अपने आप को कैसे देखते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है कि दूसरे
दूसरे लोग उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, केथ वुडवर्ड ने ये भी कहा था कि कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि सोसाइटी कुछ कंस्ट्रेंट या लिमिट लगाती है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज पे कि तुम इन आइडेंटिटीज में अपने लिए कोई आइडेंटिटीज चूज कर सकते हो, बाकी में से नहीं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या वो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, जैसे जेंडर, नेशनैलिटी एंड क्लास। ये सब क्या है, ये सब कंस्ट्रेंट्स का काम करते हैं कभी कभी हमारे लिए, हमें लिमिट्स कर हमारी चॉइस ऑफ आइडेंटिटीज पे लिमिट्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वर्किंग क्लास इंडिविजुअल है, उसको हाई स्टेटस प्रोफेशनल जॉब से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि वो उनको अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने आप को हाई स्टेटस प्रोफेशनल या फिर किसी कंपनी का सीईओ के सीईओ नहीं बना सकता, अपने आप को एज ए सीईओ की पोजीशन पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, वो लिमिट हो गया उसकी क्लास की वजह से। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं नेशनैलिटी के बेसिस पर भी, ताकि जो एक नेशनैलिटी के लोग हैं वो दूसरी नेशनैलिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो रैंडमली कोई भी अमेरिकन आके बोले कि मैं वेनेजुएलन हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक सोशल कंस्ट्रेंट होते हैं हर जगह, कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, वो लगा दिए जाते हैं। और वुडवर्ड्स ने अपनी थ्योरीज में मीट गॉफमैन और फ्रूड की थ्योरीज को इंटीग्रेट किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आइडेंटिटी शिफ्ट, टुडेज वर्ल्ड में आइडेंटिटी कैसे चेंज होती रहती है। जो पहले जेंडर्ड रोल्स थे, ठीक है, मैन जो है वो, ठीक, हमेशा अब जो है मेंस जो ब्रेड विनर्स या प्रोवाइडर्स की पोजीशन या उनको ऐसे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स या ब्रेड विनर्स आइडेंटिफाई नहीं किया जाने लगा है। ठीक है, ये चेंज होने लगा है। ठीक है, इसको क्राइसिस इन मस्कुलिनिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वोमेन इंक्रीजिंगली अब घर से बाहर निकल रही हैं और काम पर जा रही हैं। ठीक है, अब जो प्रोवाइडर्स है वो सिर्फ मेल नहीं है, वोमेन भी है। ठीक है, जो मेल की आइडेंटिटी थी सोल प्रोवाइडर फॉर द फैमिली, वो चेंज हो गई है। और वुमेन की जो आइडेंटिटी थी कि वो घर केयर टेकर होगी घर का, वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे चेंजिंग फैमिली आइडेंटिटीज, जो फैमिलीज की आइडेंटिटी थी कि फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते। ठीक है, या फिर फैमिली में डाइवोर्स नहीं होते, या फिर स्टेप फैमिलीज का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, वो चेंज हो रहा है, डाइवोर्स भी हो रहे हैं और स्टेप फैमिलीज भी आ रही हैं। ठीक है, कंज्यूमर कल्चर, अब आजकल क्या हो रहा है, ये एक नया ट्रेंड है कि आइडेंटिटी को कंज्यूमरिज्म से लिंक्ड कर दिया गया है। ठीक है, फैशन या फिर लाइफस्टाइल से लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉलीवुड आर्टिस्ट है तो वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनेगा ताकि उसको एज ए फैशन आइकन आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, अपनी लाइफस्टाइल शो करता है ताकि उसको एक पार्टिकुलर वे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी इन टुडेज सोसाइटी। अब आजकल की सोसाइटी में आइडेंटिटी देखते हैं कैसे क्या क्या हो सकती हैं। डिजिटल वर्सेस रियल लाइफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब कुछ इंसान बहुत केयरफुली अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपनी ऑनलाइन पर उनकी जो ऑनलाइन पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उनके ओरिजिनल सेल्फ से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोग उनको देख रहे होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, जबकि उनकी ओरिजिनल लाइफ तो अलग है, मगर इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। इसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है आइडेंटिटीज़ में। वो अपने आप को उन इन्फ्लुएंसर्स की आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं और उनकी रियल आइडेंटिटी अलग होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या है, टुडे सोसाइटी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन होता है। सोसाइटी या फिर स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोगों को उनके रेस, जेंडर या बिलीव के बेसिस पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उनको एज ए रेशियल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, या फिर एज ए रिलीजियस ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और यूनिटी वीक हो जाती है और पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, और जिससे पॉलिटिकल पार्टीज या अदर सोशल ग्रुप को फायदा पहुंच जाता है इनडायरेक्टली। ठीक, अब देखते हैं जनरेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस।
अब जनरेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हो सकते हैं, किसी को मान लो कोई भी एक टीनेजर है, वो अपने आप को उसके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है, या फिर मॉडर्न सोसाइटी की वजह से चेंज हो गई हैं। वो अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता जैसे उसकी फैमिली चाह रही है, ठीक है। इसकी वजह से एक जनरेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फैमिली चाहती है कि वो अपने आप को एज एन इंजीनियर आइडेंटिफाई करे। मान लो एक ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर ली है, मगर उसका मन नहीं था उसमें, अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। वो अपने आप को इंजीनियर नहीं मानता, वो अपने आप को आर्टिस्ट मानता है, मगर फैमिली उसको, क्योंकि उसने बीटेक किया है, या फैमिली या फिर सोसाइटी है, उसको आइडेंटिफाई एज एन इंजीनियर आइडेंटिफाई करना चाहेगी, ठीक। अब आते हैं कंज्यूमरिज्म। ये हमने पहले भी देखा था, हम कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या क्लोथ पहन रहे हैं, ये सब हमारे आइडेंटिटी डेफिनेशन का पार्ट बन रहा है धीरे धीरे। जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारी आइडेंटिटी भी डिफाइन हो रही है, या फिर कुछ लोग एक्सप्लिसिटली उस उन चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइज्ड हाइब्रिड आइडेंटिटीज़। अब देखो आजकल क्या है, एक मिक्स कल्चर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में भी लोग के पॉप को लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ पैदा हो रही है। या फिर आप देखेंगे कि लोग हिंदी बोलते बोलते भी एक बीच में एक अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल देते हैं, ठीक है। अपने आप को वो दूसरे लोगों से अलग आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एक हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो जाती है उन लोगों के लिए, ठीक है। अब आता है मेंटल हेल्थ एंड आइडेंटिटी लॉस। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं जिस अपनी आइडेंटिटी को लेकर, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी में पड़ जाते हैं, और अपनी थेरेपी या रिलीजन के थ्रू वो सर्च करते हैं अपनी आइडेंटिटी को कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। हम्म अब आते हैं हम एरिक एरिक्सन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। एरिक एरिक्सन ने कहा था कि एक इंडिविजुअल का जो कोर होता है, ठीक है, आइडेंटिटी जो होती है वो इंडिविजुअल का कोर पार्ट होता है ना, उसके कोर में लोकेटेड होती है। एंड ऑल्सो इन द कोड ऑफ द कम्युनल कल्चर। इसका मतलब मैं बताता हूँ, सिंपल ये है कि आइडेंटिटी जो होती है किसी इंडिविजुअल और कम्युनिटी से डिफाइन होती है, कम्युनल कल्चर से डिफाइन होती है, ठीक है। अब उन एरिक एरिक्सन ने कहा था कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कोई कभी भी एक ख़त्म नहीं होता, कोई अकम्प्लिश नहीं किया जाता, ठीक है। जो आइडेंटिटीज़ होती हैं लोगों की वो कॉन्स्टेंटली शेप और रीशेप हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीनेजर है वो जो अपना करियर चूज़ करेगा और वो करियर उसकी आइडेंटिटी डिफाइन करेगा। एडल्ट जो हैं वो अपने पर्पस रीडिफाइन कर रहे होते हैं। अब जो इस दूसरा मेन पॉइंट एरिक एरिक्सन ने कहा था कि एडोलेसेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है लाइफ में, जहाँ पर आइडेंटिटीज़ डिफाइन होती हैं और क्रिएट होती हैं, ठीक है। मेनली वो क्या एज है, टीनेज जो एज होती है 12 to 18 ईयर्स या 13 to 19 ईयर्स, जो क्या एडोलेसेंस की एज कह सकते हैं, वो क्रिटिकल होती हैं रोल्स और वैल्यूज़ एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अगर वो रोल्स एंड वैल्यूज़ को सक्सेसफुली एक्सप्लोर कर पाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और वो अपने आप को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे पाते हैं एडोलेसेंट। और अगर वो फेल हो जाते हैं इसका मकसद में तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। वो हम आगे देखेंगे अभी इस पीपीटी में। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था सोसाइटी एंड रिलेशनशिप शेप्स अस। ऑब्वियसली बात है कि आइडेंटिटी जो होती है सिर्फ पर्सनल तो होती नहीं है, मगर हमारा पीयर ग्रुप यानी कि हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा कल्चर, ठीक है, और हमारा अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये इन्होंने सिगमंड फ्रूड से लिया था। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ये सब अफेक्ट करता है हमारी आइडेंटिटी को कि हम कौन हैं, ठीक है। अब एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेज दिए थे साइको सोशल डेवलपमेंट के। मैंने थोड़ा गलत लिखा है साइकोलॉजिकल, साइको सोशल डेवलपमेंट आएगा, जो कि इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक थे, ठीक है। हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है दो अपोजिंग स्टेट्स में।
और उन उस कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका आउटकम उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा। अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लेता है तो उसके अंदर कुछ होप, लव, विजडम जैसे वर्च्यूज आ जाते हैं। और अगर वो फेल हो जाता है तो मिसट्रस्ट, गिल्ट या रोल कन्फ्यूजन एटसेट्रा पैदा हो सकते हैं। ये एक टेबल है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्या क्या स्टेज होंगे? इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड, प्ले स्टेज, स्कूल एज, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एज और ओल्ड एज। यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एज क्या होती है? एडोलेसेंट की एज। ठीक है, एज ए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी स्टेज, सिर्फ एडोलेसेंस की स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस में। हम्म अब आइडेंटिटी एरिक एरिक्सन ने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस मेनली एडोलेसेंस में पैदा होता है। ठीक है, एडोलेसेंस एक क्रूशियल स्टेज का ही उन्होंने, जहाँ पर इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और अपने जो रोल्स होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं या फिर उनके फ्यूचर पाथ्स होते हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका सेंस बना रहे होते हैं कि ये क्या है। ठीक, हर चीज़ का सेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, एरिक्सन ने आइडेंटिफाई इस क्राइसिस को कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस है ये। हम्म नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। एरिक्सन आइडेंटिफाइड दिस क्राइसिस एज सेंट्रल टू हिज फिफ्थ स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वेयर सक्सेसफुल नेविगेशन। अब देखो क्या होता है, जो एडोलेसेंस में एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, वो अपने लाइफ को नेविगेट करते हैं एडोलेसेंट लोग। तो उस अगर अपने लाइफ में नेविगेशन में सक्सेसफुल रहे तो अपने आप को एक नई आइडेंटिटी दे देते हैं, वरना उनके अंदर एक रोल कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर कन्फ्यूजन और इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और उसी को ही एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया था। अब इस क्राइसिस के जो कॉजेज होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सोशल चेंज, सोसाइटी की रैपिड स्पीड से चेंज हो रही है और एडोलेसेंट लोग जो नए नए नॉर्म्स, कस्टम्स, या रूल्स और रेगुलेशंस हो रहे हैं चेंज सोसाइटी में, उससे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। या फिर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सोसाइटी में। वो जो जो उनको वैल्यूज़ पता थी वो अलग थी, अब नई सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ अलग हो गई हैं। या फिर जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है आइडेंटिटी पे, जैसे कि हमने देखा था कि सोशल मीडिया के थ्रू वो कुछ और वैल्यूज़ अब हासिल कर रहे होते हैं अपने आप को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के जैसा आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी एक्चुअल कंडीशंस जो होती है वो अलग होती है। उनकी आइडेंटिटी एक्चुअल कंडीशंस में अलग होती है। ठीक है, उनकी सिचुएशन अलग होती है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन की वजह से भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है कि वुमेंस जो होती हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं अपनी टीनेज में। माइनॉरिटीज़ या दलित जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे अपनी टीचिंग में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।